हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो भाई अब आप उस लायक हो चुके हो कि आपको अपने बारे में अब सोचना चाहिए कि मुझे क्या फ्यूचर में करना है, मेरा फ्यूचर गोल्स क्या है ना। उसकी शुरुआत आज से ही होती है। अगर बेसिकली आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके ही फ्यूचर से रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर पुराने होंगे वो जानते होंगे यहाँ पर आपको एनटीएससी के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताई जा चुकी है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है यार, उसकी तैयारी आप कर भी रहे होंगे। बट जिन बच्चों को नहीं पता, आप मेक श्योर कि आई बटन पर क्लिक करके उस चीज़ों को देखो कि इस एग्जाम से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसको कैसे आप दे सकते हो, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो को जरूर देखो। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एनएसई एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या होता है ये एग्जामिनेशन, किस क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होता है एग्जाम का, एग्जाम डेट्स कब आती हैं और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इस एग्जामिनेशंस का, और ओवरऑल जो लास्ट कंक्लूजन हमारा निकल के आता है किसी भी एग्जाम को अगर हम प्रिपेयर करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि उस एग्जाम को देने के लिए हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अगर हम उन एग्जाम को देते हैं। तो एक एक करके बहुत ही डिटेल में इसको मैं समझाऊंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी यार आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड को जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि एक वीडियो के पीछे एक होप जुड़ी होती है, एक मेहनत लगती है वो सारी चीजें करने में। सो मेक श्योर ये काम आप जरूर करें, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी एनएससी एग्जाम के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिफोर दैट हम स्टार्ट करें, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, दैट इज जब आप गेम खेलते हो, राइट, आपने देखा होगा कि अलग अलग गेम्स अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड में चल रहा था कि नीरज चोपड़ा जी ने एक मेडल जीता था, ओलंपिक मेडल जीता था, राइट, गेम्स में। बट क्या हर बच्चा गेम्स खेलने के लायक है? हर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो गेम खेले? बिल्कुल नहीं, है ना। बट एक और कैटेगरी है जहां से आप नेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हो, गेम्स में नहीं, मेडल जीत सकते हो, और उसी को बोला जाता है ओलंपियाड। जो आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर देते हैं तो वहां से आप अपने कंट्री के लिए बेसिकली मेडल जीत सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप गेम खेल के ही अपने देश का नाम बढ़ाएं, हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप पढ़ाई से ही चीजें कर सकते हो और वहां से ही अपना मेडल पा सकते हो। तो वही एक तरीका है जहां से आप पढ़ के ओलंपियाड को दे के अपने लिए मेडल जीत सकते हो और अपने देश का नाम बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली उसी प्रोसेस, उसी एग्जाम का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे कि उसको कैसे दें, हम धीरे धीरे शुरुआत करके इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ओलंपियाड दें, और वही चीजें हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे होंगे। तो एनएससी है क्या? नेशनल साइंस एग्जामिनेशन, जिसमें साइंस आपकी चेक करी जाती है। साइंस बेस्ड ओलंपियाड है ये। जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है उन्हीं के लिए ओलंपियाड एलिजिबल है। बाकी अगर आपको किसी और ओलंपियाड की डिटेल्स चाहिए सो मेक श्योर कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसकी पूरी डिटेल आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँ। सो स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ स्टेजेस इन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको कितने स्टेज फेस करने होंगे एग्जामिनेशंस देने को, तो नंबर ऑफ स्टेजेस, दैट इज कितने स्टेज में ये एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस से। लाइक इस एग्जामिनेशंस में आपको कितने स्टेज मिलेंगे, कौन कौन से स्टेज का क्या मतलब होगा, कहाँ से कितना सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो मेन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इंटरनेशनल ओलंपियाड, राइट, कि हम जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड ये होगा, राइट। बट आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए हमें पहले अपने ऑल ओवर इंडिया ही कॉम्पीट करना पड़ता है। वहां से जो बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स निकलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके फिर कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो आता है स्टेज वन, ये बेसिकली मैं अगर बोलूं तो ये होता है IOQJS, दैट इज पार्ट 1। इसके बाद स्टेज 2 की बात करूं मेरे भाई, तो स्टेज 2 इज IOQJS पार्ट 2, ओके, दैट इज दोनों अलग अलग एग्जाम है, पहले पार्ट 1 होगा फिर पार्ट 2 होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज की बात करूं तो थर्ड स्टेज इज OCSC,
दैट इज ये एक तरीके का कैंप है जहां पे आपकी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको सिलेक्शन किया जाता है आपका, ठीक है। और अगले स्टेज की बात करूं तो स्टेज 4 दैट इज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, दैट इज पीडीटी। ये क्या है पीडीटी? देखो भाई, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर छोटा सा लिटिल बिट मैं डिटेल में जाऊंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में आगे स्टेज बाय स्टेज करता जाऊंगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या होगा, वो सारी चीजें। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो नाम से ही क्लियर है कि डिपार्ट आप करने वाले हो आप इंटरनेशनली, है ना, इंटरनेशनली आप जाने वाले हैं। तो आप इंटरनेशनली अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे कैसे वहां पर अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी प्रोसीजर्स होंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर प्रिपेयर कराई जाती है। इसके बाद लास्ट स्टेज की बात करूं, जब आपको फाइनल लड़ाई लड़नी है अपनी इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, वो फाइनल स्टेज दैट इज इंटरनेशनल ओलंपियाड, जिसे हम IJSO के भी नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये फाइनल स्टेज ऑफ दिस एग्जाम है, दैट इज हम IJSO के ही बारे में आप इस वीडियो में बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हो कि IJSO के कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स में हमें एग्जामिनेशन देने हैं और कितने स्टेप्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि किस स्टेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज विच इज IOQJS पार्ट 1, राइट, हमने इसकी ही बात करी थी अभी पीछे। तो भैया IOQJS क्या है? इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस। इसका फर्स्ट स्टेज जब होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें बैठते हैं, एग्जामिनेशन को कॉम्पीट करते हैं और सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ 300 स्टूडेंट्स का ओवरऑल इंडिया इस स्टेज में किया जाता है। तो आपको एक कंपटीशन फील आ गई होगी कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं उनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। सो हाउ मच कंपटीशन इज देयर यू कैन सी। लाइक इसके बाद जब आप सेकेंड स्टेज दैट इज IOQJS, सेम IOQJS पार्ट 2 की मैं बात करूं तो ये IOQJS पार्ट 2 दोनों सेम डेट पे आपकी एग्जामिनेशन होंगे, एक ही दिन। पहले आप पार्ट 1 दोगे फिर पार्ट 2 दोगे, क्लियर। इसमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं? तो इसमें सिर्फ 35 से 40 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट किए जाते हैं स्टेज 2 से। फिर स्टेज 2 से जब आप जाओगे, आपकी थर्ड स्टेज दैट इज OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। समझ में आई बात कि जहां से आपसे फाइनल कैंप आपका लगेगा, आप में अलग अलग प्रोसीजर कराए जाएंगे, लाइक ग्रुप कंपटीशन, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा और 35 से 40 जो स्टूडेंट हैं इनमें से सिर्फ फाइनलाइज 4 to 6 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं आपके फर्दर राउंड्स के लिए। और अगर मैं फर्दर राउंड्स की बात करूं दैट इज PDT विच इज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, जिसमें आपको 1 से 2 वीक तक आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको कैसे वहाँ बैठना है, आपको कैसे वहाँ सिलेक्शन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे, उसके बाद वो सारे ट्रेनिंग होने के बाद दैट इज फाइनल राउंड विच इज IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जहाँ पर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए यार बीट करते हो, ठीक है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो एज ओवर स्टूडेंट के तौर पर आप अपने आप को कॉम्पीट करते हो इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है जहां से आप जानते हैं कि आप जीत कर आएंगे, दैट इज एक मेडल। तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कि किस स्टेजेस में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। और छोटी सी बात यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज कि आपका जो IOQJS पार्ट 1 होता है वो पूरा का पूरा MCQs बेस्ड होता है, ठीक है, और जबकि पार्ट 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पूरी कोशिश करी समझाने की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि NSC 2 लेवल पर आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। फर्स्ट इज जूनियर साइंस ओलंपियाड, और जिसके बारे में हम आज बात कर रहे होंगे, जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 10 तक के बच्चों की होती है। लाइक अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, जूनियर साइंस ओलंपियाड देना चाहते हो, देन यू हैव टू रीड सिलेबस अप टू क्लास 10। बाकी जो दूसरा पहलू है दैट इज आपका सीनियर साइंस ओलंपियाड, जहां पर वो क्लास 12 तक के बच्चों का जो सिलेबस होता है, क्लास 12 के लेवल का जो एग्जाम होता है वो वहाँ पर वो कंडक्ट कराते हैं। बट मेजरली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, जैसे मैंने IOQJS आपको बता रखा है पहले ही। तो IOQJS आपका जूनियर साइंस ओलंपियाड है, और सीनियर साइंस ओलंपियाड के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा,
जिनमें आप हर सब्जेक्ट के थ्रू दे सकते हैं। केमिस्ट्री से दे सकते हैं, फिजिक्स से दे सकते हैं, मैथ से दे सकते हैं, या फिर अगर एस्ट्रोलॉजी अगर आप देना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी से भी दे सकते हैं। तो इसकी बात हम आगे कर रहे होंगे, मैं अगली वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके बताना कि भैया हाँ इसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर दो, देन आई विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। बट अब बात करते हैं सिलेबस की कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दैट इज कि जहां तक क्लास 10th का मैं बात करूं कि जूनियर साइंस ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं एक बार कि जूनियर साइंस ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूं दोस्त। तो जो भी सिलेबस होगा हमारा वो 10th लेवल तक के ही बेसिस पर होगा। सो मेक श्योर आप एक एक करके सारी चीजें देखते चले। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए तो अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करो। अब सिलेबस की मैं बात करूं एक एक करके, तो यहाँ पर जो कुछ आपकी जूनियर साइंस ओलंपियाड की वेबसाइट पर अगर कुछ चीजें देखोगे आप तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जूनियर साइंस का जो सिलेबस है बेसिकली फैसिलिटी विथ मैथमेटिक्स आइडिया एंड ऑपरेशन टॉट टिल क्लास 10th अंडर द फॉलोइंग टॉपिक्स इज एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, नो गारंटीड आएगा या नहीं आएगा, बट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो ये कुछ क्लास 10th के टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, ट्राइंगल, लीनियर इक्वेशंस, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, तो ये आ सकते हैं। इन एडिशन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस मैथमेटिक्स टॉपिक्स स्टडी टिल क्लास 8th इज एक्सपेक्टेड। लाइक जरूरी नहीं कि आपसे 10th की ही चीजें पूछी जाएंगी, आपसे 10th के बिलो 8th की भी पूछी जा सकती हैं, 7th की भी पूछी जा सकती है। तो लगभग आप 10th तक की चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पहली चीज मैं बता दूं जो सबसे जरूरी कि इसका सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 किसी भी क्लास से कुछ भी पूछा जा सकता है। सिलेबस इज जस्ट अनप्रेडिक्टेबल, ओके। चलो आगे बात करते हैं, दैट इज सिलेबस। हम केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। मैटर जो कि आपकी क्लास 9th का सब्जेक्ट है, 9th की मैं बात करूं अभी 9th का। मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा का पूरा 9th का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन क्लास 10th, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का पार्ट है बेटा पूरा का पूरा। और कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, दैट इज आप देखेंगे इसमें होमोलोगस सीरीज आती है, ठीक है। इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये रहा 10th के दोनों टॉपिक। इसके बाद अब बायो की मैं बात कर लूँ, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, सेल 9th का टॉपिक है, टिश्यू 9th का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड डिजीजेज आपका लास्ट टॉपिक 9th से। इसके बाद आपकी क्लास 10th दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज लाइफ प्रोसेस के अंदर आपकी पूरी ये चीजें पढ़नी है आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। इसके बाद रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आपने देखा अभी तक 9th प्लस 10th आप देख पा रहे होंगे जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए जो मेजर है ना, कहने का मतलब ये मेजर चीजें हैं। बाकी आने को और भी आ सकती हैं चीजें, दैट इज मैथ जरूरी नहीं कि आएगा ही, बेसिकली इस साल से हटा दिया गया, बट प्रेडिक्टेबल है कि आ भी सकता है। सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। इसके बाद फिजिक्स की बात करूँ तो मोशन आपको पढ़ना है अच्छे से, फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है। इसके बाद फ्लोटेशन दैट इज फ्लूइड की मैं बात करूँ, फ्लूइड चैप्टर आपने सुना होगा। वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ना है, साउंड पूरा पढ़ना है, 9th यहाँ तक खत्म हुआ। इसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। इसके बाद आयर इन्वायरमेंट पढ़ना है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एक चैप्टर और रह जाता है जो कि आपको वो भी एक बार पढ़ लेना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे 9th का प्लस 10th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है ये बोला जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़ें। बाकी इसी के साथ साथ 9th 10th की मैथ्स भी आपको तैयार होनी चाहिए। ये क्या है बेटा, ये प्रेडिक्टेबल है, लाइक ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि आएगा या नहीं आएगा। इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ओके। बट आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th और 10th तक की चीज़ें रखनी है, आपको 7th 8th आपको ये सब भी प्रिपेयर करके रखना है, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट अनप्रेडिक्टेबल। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मस्ट नॉट एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एज पर एज ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। मस्ट नॉट मैंने बोल दिया, ये नीचे पढ़ लिया, बट मस्ट बी दैट इज आप जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर रहे हो, उसको सफर कर रहे हो। इसके बाद इंडियन टीम इंटरनेशनल में हाउएवर ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी ये पढ़ लेना ऊपर। जनरल अथॉरिटी के बाद मैं नहीं करूँगा, आप OCSC टेस्ट में पास होने चाहिए, ठीक है। सब कुछ आप प्रियोर स्टेजेस क्लियर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी अब बात की बात है। जो मेन चीज़ यहाँ पर देखो, ये आपकी 2022, 21 और 2022 को लेके ये था
ये तो एक साल आप बढ़ा लेंगे। अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं कि हमें 2023 में एग्जाम देना है, तो हम इसको 2008 कर लेंगे, ठीक है, और इसको 2009 कर लेंगे। बस ये हमारी एक एक साल हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ये 2021-22 का सेशन था, ये 2022-23 के सेशन के लिए हमें 1 जनवरी 2008 और 2009 के बीच में हमारी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मस्ट बी रिसाइडिंग स्टडी इन इंडिया सिंस नवंबर 2020, ठीक है, इससे या फिर इससे पहले से आप पढ़ रहे हो। मस्ट बी स्टडिंग इन इंडियन स्कूल सिस्टम 2020, ठीक है, बहुत बढ़िया। मस्ट बी स्टडिंग क्लास 8, 9, 10 हैव नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, एंड नॉट हैव कंप्लीटेड, आप इसमें पढ़ रहे हो, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और शेड्यूल्ड टू कंप्लीट क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन अर्लियर देन 30 नवंबर 2020, ठीक है। मस्ट नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर, आपकी जो मैंने बोला था अभी सीनियर ओलंपियाड जो आपके थे, दैट इज क्लास 12th लेवल पे जो ओलंपियाड्स थे, IOQ, IOQB, IOQC, IOQP, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अगर आप IOQJS का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बाकी इन एग्जाम्स में नहीं बैठना है। लाइक एक बार में आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप IOQJS दे रहे हैं तो बाकी का आप छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ कि आप कोई और एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ आप एक ही एग्जाम दे सकते हो, दैट इज IOQJS। तो ये रही ओवरऑल एलिजिबिलिटी की बात। तो अब बात आती है कि एग्जाम डेट्स कब, मतलब एग्जाम के फॉर्म्स कब आते हैं भैया, एंड एग्जाम कब होते हैं इसके। तो एग्जामिनेशन, अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, तो वो हर साल लगभग नवंबर के मंथ में आते हैं हर साल। एंड एग्जाम डेट की बात करूं कि एग्जाम कब होता है, तो वो हर साल लगभग जनवरी के आसपास आपके एग्जामिनेशंस होते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीजिंग मंथ हो गई एंड ये आपकी एग्जाम डेट की मंथ हो गई। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एग्जाम के एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे। एडमिट कार्ड वगैरह की बात करूं तो एडमिट कार्ड आई होप कि आपके दिसंबर में आपके पास आ जाते होंगे, दिसंबर लास्ट तक, ठीक है। तो जब भी ये सारी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। इसके बाद में पेपर पैटर्न की भी बात यहीं पर मैं आपसे कर ले रहा हूँ। तो आपके लगभग 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन +3 मार्क्स का होता है एंड -1 भी यहाँ पर आपकी निगेटिव क्राइटेरिया भी होता है। +3 -1 का जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है वो +3 -1 होती है। अब जितने भी क्वेश्चन हो, पेपर पैटर्न जो अभी तक पिछले साल तक था वो 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछे जाते थे एंड लाइक आपकी +3 एंड -1 होता था। अगर कुछ इसमें चेंजेस आएगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। इसके बाद अब बात आती है बेनिफिट्स की। भैया बेनिफिट्स क्या क्या है? देखो सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है यार, कि आप मान लो किसी रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, ये आपकी गोल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये आपकी गोल है, यहाँ पर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी गोल यही है और वो भी मान लो यहाँ पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दौड़ रहे हैं। देखो ध्यान से, अब गोल है क्या भाई? हो सकता है आप आगे जाके नीट देना चाहते हो सकता है आगे आप जाके जेईई देना चाहते हो सकता है आगे जाके आप कोई और एग्जाम देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर इन सभी चीज़ों की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं और आज ही से कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे ओरिएंटेड है? जेईई ओरिएंटेड है। तो अगर मैं बात करूं, आपने पहले से ही, दैट इज आप अगर अभी से इन चीज़ों की तैयारी करते हो, इस एग्जाम को, इन एग्जाम्स को देते हो, ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं उनको देते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो किसके लिए? जेईई के लिए और नीट के लिए अपनी फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हो आप। क्लियर? तो जब आप वो क्लियर कर रहे हो, जब आप 9th के बाद 10th के बाद जब आप 11th में पहुंचोगे और सभी लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, अगर ये स्टार्टिंग लाइन है, अगर मैं बात करूं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है, देन आप अगर बात करूं तो आप पहले से ही रेफरेंस पॉइंट से कुछ आगे हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पहले से ही आगे हो, तो आपको एक्सेलरेट अपने आप को कम करना पड़ेगा और बहुत ही इजी वे में आप चीज़ों को करते चले जाएंगे। अगर आप पहले ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ही कुछ रख लेते हैं, तो बाकी के डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको एक्सेलरेशन कम देना होगा, मतलब एफर्ट कम लगाना होगा और ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो ये बेसिक बेनिफिट रहा कि आपका माइंड पहली बात की ओपन होगा, बेटा माइंड ओपन होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पहले से ही मिल रहा होगा, पहले से ही आपको आदत होगी अच्छे अच्छे एग्जाम्स को देने पे। बाकी अगर आप नेशनल लेवल पर भी कॉम्पीट करते हो, नेशनल लेवल पर भी कॉम्पीट करते हो, तो मेरे भाई आप सोच सकते हो
कि पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर फर्स्ट स्टेज भी क्लियर करोगे तो 300 लोग ही स्टेज को क्लियर करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया भी अगर तुम क्लियर करते हो तो 300, समझ रहे हो कितने करोड़ अपनी जनसंख्या, उसमें से सिर्फ 300 लोग, लाइक मैं चलो 20 लाख स्टूडेंट मान ले रहा हूँ कि जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे, जिन्हें पता है मान लो 10 लाख है, अगर 10 लाख में से भी 300 के अंदर आप आते हो तो योर कॉन्फिडेंस विल बी देयर कि आपने किसी न किसी एग्जाम को क्रैक किया है। और मैं सबसे जरूरी चीज बताऊंगा यहाँ पे कि आप कभी भी फ्यूचर में किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो अगर, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि कॉन्फिडेंस आपका कहाँ है, आप कैसे सोच रहे हो, कितना आपके पास पोटेंशियल है, और कितना सबसे जरूरी चीज जो वो इनर मोटिवेशन। तो जब आप ये सारी एग्जाम्स पहले से ही दे रहे होते तो आपको मोटिवेशन एंड अनदर लेवल होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स रहे। बाकी अगर किसी और चीज़ की डिटेल्स आपको चाहिए सो मेक श्योर कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में ट्राई करूंगा आपको बुक्स वगैरह की बातें बता दूं कि बुक्स कौन कौन सी चाहिए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज आप बताएंगे तभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये रही पूरी की पूरी IOQGS की डिटेल। और कोई अगर पॉइंट मिस कर जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं सो दैट आई कैन पिन दैट। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच।